फ्रेंड्स वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स हम लोग घटना चक्र पॉइंटर जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी की थी, इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें से एक था सतत विकास, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो ये टॉपिक हमने पढ़े हैं। अब जो अपना ये टॉपिक है हरित गृह प्रभाव, इसको हम फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसको हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट भी कर लिया था। आई होप आपने देखा होगा जो पहले वाले वीडियोस हमने बनाए थे। यदि नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो वो भी आप देख लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो इसमें देखिए जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था उसको हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपना पहला पॉइंट है, विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है। तो ये अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या में स्थापित किया गया है, जिसमें से जो वैश्विक तापमान है उसके डेटा एकत्रित किए जाते हैं। सीडीएम के लिए सत्य नहीं है। सीडीएम मतलब होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए क्या इसमें सत्य नहीं है कि यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को पूंजी देते हैं, या फिर ये कहें कि उनके ग्रीन डेवलपमेंट के लिए सहायता करते हैं ताकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो सके। और ये जो सीडीएम है तो ये कब लाया गया था? ये लाया गया था फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इसको लाया गया था, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम हो सके। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां यानी कि प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। तो ये स्वच्छ विकास मुक्त युक्ति के तहत ये किया जाता है, यानी कि CDM के तहत ये किया जाता है, जो हमने अभी यहाँ पर ऊपर देखा भी। अगला पॉइंट है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने एवं कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए उपयोग होता है। तो क्या उपयोग होता है? ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट और जियो टेक्सटाइल्स। तो इनसे यदि जो सड़कें हैं वो बनाई जाएं तो ज़्यादा सही होगा पर्यावरण की दृष्टि से। कार्बन जमाव यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति यानी कि CDM संबंधित है। तो ये क्योटो नवाचार युक्तियों से संबंधित है, क्योंकि प्रोटोकॉल ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इसको लाया गया था। एनेक्स 1 में विकसित देशों या विकसित देश गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजना कार्यान्वित करने के लिए यह कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं क्या? कार्बन क्रेडिट। मतलब कि एनेक्स जो विकसित देश हैं वो विकसित देश क्या कर सकते हैं कि अगर फंड दें, टेक्नोलॉजी दें तो कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं उन देशों से जिन देशों में कार्बन उत्सर्जन कम है और वहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, या फिर वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें नहीं ज़्यादा उत्सर्जित होती हैं, तो वहाँ ऐसा किया जा सकता है। UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है, क्या वर्णित है? स्वच्छ विकास युक्ति यानी CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत रखा गया है। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है 1 CER, क्योंकि 1 टन जो है यही एक यूनिट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन के तहत, अगर ट्रेडिंग की बात करें या फिर कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 टन वो है तो ये 1 यूनिट का काम करती है, जिससे कि जो अभी हमने बात की कि जो विकासशील देश हैं या फिर ऐसे देश हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो कार्बन क्रेडिट के लिए भी वो काम कर सकते हैं। और कार्बन क्रेडिट में जो यूनिट होती है वो 1 टन मानी जाती है। जैव विविधता अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों यानी लिविंग या लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। ये कार्टाजेना के प्रोटोकॉल के तहत ये लाया गया था। आनुवंशिक संसाधनों यानी जेनेटिक रिसोर्सेस को प्राप्त करने एवं
उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। सही सुमेलित कथन यहाँ पर है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन ये 1979 में हुआ था, और यहीं पर अगर बात करें हम प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तहत एजेंडा 21 लाया गया था, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 यानी कि हमने बात की थी कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वो जो हुआ था तो उसमें +5, +10 और +20 जो शिखर सम्मेलन हुए थे, तो इसमें +5 जो हुआ था वो 1997 में हुआ था, अर्थात पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो 1992 में आयोजित किया गया था। फिर इसी के तहत इसमें +5, +10 और +20 के तहत फिर बार बार सम्मेलन ये किए गए थे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ। ये हुआ COP21 पेरिस में आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP25 का आयोजन जो है वो मैड्रिड स्पेन में किया गया था। ये जलवायु परिवर्तन पे जो COP हुआ था 26, ये फ्रेंड्स ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। और COP 26 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चर्चा की थी, वो पंचामृत की बात की थी कि हम 5 ऐसे काम करेंगे जिसके तहत जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कम होगा, और उसके तहत हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाएंगे या फिर अपना डेवलपमेंट करेंगे। इसके तहत भारत ने 2070 तक ये भी निर्धारित किया है कि हम नेट जीरो पर पहुंच जाएंगे, अर्थात जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं उतने का ही हम पेड़ पौधे लगाएंगे, या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कि जितनी उत्सर्जन होगा उतना का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी करेगा। तो कितनी कमी करेगा? ये करेगा 1 अरब टन की कमी करेगा। वर्ष 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करेगा। तो 2030 तक देखिए, हमने 2070 तक तो ये रखा है कि हम नेट जीरो पर पहुंच जाएंगे, लेकिन 2030 तक हम जो काम करेंगे वो 50% नवीकरणीय ऊर्जा से हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करने लगेंगे। 2030 तक भारत द्वारा अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा? ये 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर दिया जाएगा। ये 2030 तक हमने ये भी लक्ष्य रखा है। भारत देखिए सकल शून्य के लिए, वही अभी जो पॉइंट हम बात कर रहे थे कि 2070 तक कार्बन नेट जीरो तक अपना लक्ष्य रखा है कि 2070 तक नेट जीरो तक हम पहुंच जाएंगे। भारत सरकार द्वारा प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी हुई थी 30 जून 2008 को। NAPCC में कुल मिशन है, यानी कि यही जो हम देख रहे थे कि प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो है, इस पे मिशन कितने थे? पूरे 8 थे। कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। सर्वोत्तम इसको वर्णित कौन करता है? कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, इसको हम कहते हैं कार्बन निषेचन। अब देखिए क्या होता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो जो पौधे हैं उन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है उसकी क्रिया बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से, उसकी सांद्रता बढ़ने से पादपों में क्या होती है? वृद्धि होती है, और उसी पादपों की वृद्धि को हम कार्बन निषेचन के नाम से जानते हैं। क्योंकि किसी किसी जगह जहाँ पर हम बहुत ही कंट्रोल वे में कृषि करते हैं तो वहाँ पर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड देके ऐसा काम कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल में आई थी, जिसके तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बात की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उसके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार। तो कार्बन का देखिए जो 1 यूनिट है यानी 1 टन कार्बन है, तो इसका कार्बन क्रेडिट के तहत यूज होता है, क्रय विक्रय इसका कर सकते हैं, और वर्तमान जो मूल्य है बाजार में उसके तहत इसको किया जाता है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से। तो देखिए ये प्रश्न जो है ये बार बार पॉइंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूपी का हो, MP का हो, लोक सेवा आयोग जो भी कराता है एग्जाम, उसमें कहीं ना कहीं ये आया हुआ होता है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप
का प्रबंधन करता है। तो इसका प्रबंधन कौन करता है? विश्व बैंक करता है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र से कमी करने को बढ़ावा देता है, ग्रीन हाउस गैसों की कमी करने को ये बढ़ावा देता है। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में वित्तीय सहायता एवं तकनीकी प्रदान करने में मदद करता है। यह है वन कार्बन भागीदारी सुविधा। तो वन कार्बन भागीदारी सुविधा कार्बन के उत्सर्जन में कम करने के लिए भागीदारी अपनी देता है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स 2008 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापन पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापन पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री के परे बढ़ जाता है, यानी 3 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो विश्व पर उसका संभावित असर होगा। क्या होगा कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त हो जाएगा तथा विस्तृत प्रवाल मर्दता घटित होगी। तो देखिए, यदि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूर्व औद्योगिक काल हम जानते हैं कि 1850 के लगभग से जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो उस समय से या उस समय जो भी टेम्परेचर था पृथ्वी का, उससे अगर 2 डिग्री से ज़्यादा यानी 3 डिग्री तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जो परिवर्तन होंगे उनमें से कि जीवमंडल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, खाद्य श्रृंखलाएं डिस्टर्ब हो जाएंगी, ग्लेशियर जो है पिघल जाएंगे, उसके साथ साथ में जो हमारे सी हैं, समुद्र हैं, उनका वाटर लेवल बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ में समुद्र में प्रवाल मर्दता ज़्यादा पाई जाएगी। इन पॉइंट्स को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि प्रवाल मर्दता में क्या होगा कि जो प्रवाल होता है उससे शैवाल अलग हो जाता है और वो अपने रूप में अलग तरह से विरंजित होने लगता है, तो प्रवाल मर्दता घटित होगी। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल लॉन्च की गई थी। तो ये UNFCCC सचिवालय द्वारा लॉन्च की गई थी। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता है तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरित हो जाएगा कितना? 1/6 भाग। वही बात कि अगर पूर्व औद्योगिक काल से अगर 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो पृथ्वी में जो वातावरण है इसमें जो परिवर्तन है वो पारिस्थितिकी परिवर्तन जो है वो 1/6 का परिवर्तन हो जाएगा। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल का नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, साथ ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। क्या पहुंच जाएगी? 30% तक ज्ञात प्रजातियां, मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ज्ञात प्रजातियां हैं वर्तमान में, इनमें से कम 30% प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा क्या है? बन जाएगा कि 3% प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। 1900 ईसा के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर की बढ़ोतरी है कि 1900 से बाद में हम इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखे हैं। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन पद चिन्ह के नाम से इसे जानते हैं। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को विकसित किया गया है। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह का अवलोकन करने के लिए ये जो UNEP द्वारा कॉमन कार्बन मीट्रिक जो है ये विकसित किया गया है। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये समुद्रों के पादपों द्वारा उसको अवशोषित किया लिया जाता है, उसके पादप
प्लवकों द्वारा उसका संश्लेषण कर लिया जाता है। तो मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र में पादप हैं, यानी कि पादप प्लवक हैं, जो शैवाल हैं, वो इसको ले लेते हैं और इससे क्या करते हैं, वो अपना भोजन बना लेते हैं। वैसे भी पृथ्वी में जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा जो भाग है वो समुद्रों के शैवालों से ही उत्पादित किया जाता है। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव होगा कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा। मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि ये पूर्णतया क्या हो जाए कि बढ़ जाए या फिर नष्ट हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है सागरों का, ये क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं उतनी न ले पाएंगे, तो भी वो क्या करेंगे कि अपनी उत्पादकता को घटा देंगे। तो इससे महासागरीय जो खाद्य श्रृंखला है वो पूरी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि महासागरीय खाद्य श्रृंखला में जो सबसे निम्न कड़ी में होते हैं वो यही पादप प्लवक होते हैं। फिर इसके बाद उनको कुछ अन्य जीव, शाकाहारी जीव खाते हैं, फिर उनको मांसाहारी जीव खाते हैं। तो इस प्रकार से श्रृंखला बनती है। लेकिन जब पहली कड़ी ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो बाकी की जो खाद्य श्रृंखला है वो परिवर्तित हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यक झुकाव और विषुवत आयन, यानी कि पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति। तो ये जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो अंडाकार कक्षा है उसकी, और उसमें झुकाव है 23.5 अंश का। इसके साथ साथ में जो सूर्य का जो उत्तरायण और दक्षिणायन जाना है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये जलवायु परिवर्तन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, या फिर उसकी एक ये सिद्धांत के रूप में काम करती हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित हैं। तो ये किसने दिया था? मिलुटिन मिलानकोविच ने ये सिद्धांत दिया था, या फिर ये कहें ये सिद्धांत इसी से जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह कथन मिलुटिन मिलानकोविच का है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर के द्वारा। मतलब जलवायु परिवर्तन कितना हुआ बहुत पहले से, ये अगर हमें ज्ञात करना है तो जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में जो आइस जमा है, बर्फ जमा है, तो इस आइस का हम एक ऊपर से नीचे तक ऐसा कोर काट लें और इसका फिर नीचे से ऊपर तक विश्लेषण करें, तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है वो किस तरह का हुआ है लंबे टाइम से अब तक। क्योंकि ये जो बर्फ है ये लंबे टाइम तक धीरे धीरे करके इसमें जमती रही है, तो प्रत्येक समय कैसी जलवायु थी उसका अध्ययन हम इस आइस के कोर से प्राप्त कर सकते हैं। किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना हिम तत्व या आइस कोर कहलाता है, जिससे हम जलवायु परिवर्तन को मापते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित की गई थी 2008 में। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो आणविक ऊर्जा इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी कई चीजें इसमें शामिल की गई थी। ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद वृद्धि होगी समुद्र की सतह की। मतलब समुद्री सतह बढ़ जाएगी यदि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे। तो ग्लोबीय ताप वृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे मूंगे के, यानी प्रवाल भित्तियां जो हैं वो क्या होंगी, अगर ताप वृद्धि ज़्यादा होगी या आम्लता ज़्यादा बढ़ेगी तो वो डूब जाएंगी, वो उनका विरंजन भी हो जाएगा। यह संभावना है कि 2044 ईसा तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभीर संकट छाएगा। ये कहाँ पे? नीदरलैंड में ये ऐसा होगा 2044 तक, क्योंकि अगर ताप वृद्धि लगातार होती रहेगी तो बर्फ पिघलेगी और इससे जो समुद्र का स्तर बढ़ता रहेगा, तो जो द्वीप हैं जो ज़्यादा ऊंचे नहीं है वो डूबने की कगार में आ जाएंगे। आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1900 से 2100 के बीच समुद्री सतह पर वृद्धि कितनी हुई है, तो 0.33 से 0.45 मीटर तक इसकी वृद्धि
हो गई है। अगला पॉइंट है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न करने के लिए या चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए क्या यूज किया गया था? तो ये समुद्री जल, मतलब ये है कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने क्या किया कि जो टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है पृथ्वी में, तो उसने समुद्री जल को बादलों के ऊपर यहाँ पे छिड़काव कर दिया, तो सूर्य से आने वाली जो रोशनी है इनसे टकरा के वापस मतलब जाए और ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। इसके लिए मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने ये काम किया था और छिड़काने के लिए क्या यूज किया था? यहाँ पर समुद्री जल का छिड़काव किया गया था। जुलाई 2018 में सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। और ये देखिए, सफर जो है ये वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली थी, जिसका उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया था। और वो क्या थे? वो तत्कालीन उस समय के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थे। तो यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है कि सफर क्या है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रक्षालन या संग्रहण में सहायक हैं, वो है समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संगठन हुआ है। तो इसका संगठन जो है वो रियो डी जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के तहत ये किया गया है। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वह है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना, जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन है वो कम हो। भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है। तो ये INDCC के लक्ष्यों के तहत ये रखा गया है, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो, ये कार्बन का सिंक हो जाए, कार्बन को पौधे जो हैं वो एब्जर्व कर लें ज़्यादा। कानून सम्मेलन में प्रावधान किया गया है एक हरित जलवायु कोष का यानी GCF का किया गया है। डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापित हुई हरित जलवायु कोष यानी कि GCF की विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है हरित जलवायु निधि, ग्रीन डेवलपमेंट फंड। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान तथा न्यूजीलैंड में से विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है वो है न्यूजीलैंड। थाईलैंड, चीन, सिंगापुर तथा मलेशिया में से वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। तो कार्बन टैक्स की घोषणा की थी सिंगापुर ने 2019 में। आर्गन गैस एक नॉन ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि आर्गन गैस जो है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है, इसलिए ये एक नॉन ग्रीन हाउस गैस है। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कारण जिनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है वह है चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं या फिर इसका कारण बनती हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब क्रस्ट मृदा से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ये जो धान की खेती होती है इसमें क्या है कि जो मीथेन गैस है वो काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जित होती है, और मीथेन गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग गैस के रूप में उपयोग में आ जाती है, इसलिए ये टेम्परेचर को बढ़ाने में सहायक होती है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर एपैक के संबंध में सही है। वो क्या सही है कि वे विश्व की कुल ऊर्जा उपयोग के लगभग 60% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे विश्व की कुल हरित गृह गैसों के निस्तारण में लगभग 60% के लिए उत्तरदायी हैं। वे क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन
देना चाहते हैं। तो ये एपेक देशों के लिए ये बात सही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा ओजोन परत क्षरण। तो इसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये उपयोगी लगा होगा और इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।